आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट बिफोर स्टार्टिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं। वंस यू विल बी कंफर्टेबल विद दोज तो फिर ऊप को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इट विल बी वेरी ईजी टू हैंडल द अदर कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस कॉन्टेंट। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे जावा का। इसके अलावा कौन कौन से आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं दे आर क्वाइट ट्रिकी बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दोज ऑल्सो। फीचर्स क्या हैं जावा के एंड ऑल दैट स्टफ, इस सारे को हम डिटेल में देखने वाले हैं। आई नो इट विल टेक टाइम बट इंशाल्लाह इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। सो लेट्स जम्प टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक from this. So the very first topic is what is Java. एक्चुअल में जावा है क्या? बेसिकली जावा आपके पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? एक ऐसी लैंग्वेज जो ज़्यादा क्लोज है ह्यूमन के एज़ कम्पेयर टू द मशीन। एक ऐसी लैंग्वेज दैट इज़ रीडेबल एंड दैट इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर ह्यूमन एज़ कम्पेयर टू द मशीन। आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब बेसिकली ये डायरेक्टली मशीन इन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, देयर फॉर द मशीन यूज़ सम सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट दीज लैंग्वेजेस। हमने पिछले सेमेस्टर में जब ऑब्जेक्ट हमने की थी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, तब हमने इन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन की थी। दे आर द टू सॉफ्टवेयर विच आर बेसिकली यूज इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज। ये थोड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं। you must be very crystal clear about these concepts. Being a programmer, being a developer, being a CS स्टूडेंट, इन टर्म्स के साथ आपका बार बार वास्ता पड़ेगा। सो इनके बारे में क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है जिसमें जो इसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि इसको ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं लेकिन मशीन नहीं कर पाती। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले आया हाई लेवल लैंग्वेज, फिर हमारे पास दो सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, जिसके थ्रू हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। द सेकेंड थिंग इज़ डैट कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जावा में हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ डैट कि क्लासेस को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, उसको यूज़ करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। मीन्स उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू हम उसके मेथड्स और उसके एट्रीब्यूट्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। पहला पॉइंट ये रहा कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा ये कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसको हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट ये कि बेसिकली जो जावा है इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे जावा यूज़ हो रही है। जावा वेबसाइट्स के बैकएंड में यूज़ हो रही है। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस यानी आपके मोबाइल में चलने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो क्रिएट करने के लिए भी जावा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ऑन दिस सिस्टम अगर आप देखें, द वेरी फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर पर्सनल डेस्कटॉप, तो जो पहली स्क्रीन आपको नज़र आती है ना, डैट इज़ कॉल्ड अ डेस्कटॉप स्क्रीन। इस डेस्कटॉप के ऊपर आपको ये जो सारी की सारी एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। इन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए भी हम लोग जावा लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ जावा। इसके अलावा अगर आपको बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, मतलब कि एंटरप्राइज लेवल का कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, जिस तरीके से कोई गवर्नमेंट के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करने जा रहे हैं या फिर कोई बैंकिंग एप्लीकेशन आपने क्रिएट करनी है, यू कैन यूज़ स्टिल जावा। इसके अलावा सर्वर साइड जो एप्लीकेशन है उनको क्रिएट करने के लिए भी जावा लैंग्वेज यूज़ होती है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज, और ये टॉप जो 10 लैंग्वेजेस है उनमें ये नंबर 2 पे आती है। सबसे पहले पाइथन है अब के टाइम पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इन लैंग्वेज है मार्केट में, डैट इज़ पाइथन। उसके बाद जावा आती है। सो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जावा कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके आपको फाउंडेशन कितने अच्छे तरीके से आने चाहिए। और व्हेन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दोज बेसिक्स, तो डेफिनेटली उसके बाद आपको ऊप करना, इट विल नॉट बी अ मैटर, इट विल नॉट बी टफ फॉर यू, ठीक है। इट विल नॉट बी अ मैटर ऑफ स्ट्रगल फॉर यू इफ़ यू विल बी कंफर्टेबल विद दीज कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं। इट विल डेफिनेटली टेक टाइम
बट इंशाल्लाह इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव। अब कि जावा, ये कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वाई जावा वाज क्रिएटेड। चलिए फिर भी बता देती हूँ। बेसिकली कोई भी अगर नई चीज़ आई है ना, तो वो पिछले किसी ना किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई है। पहले कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती थी जो पोर्टेबल नहीं थी, मतलब वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करती थी। अगर आपने उसका कोड विंडोज़ में लिखा है तो वो मैक में रन नहीं होता था। अगर आपने कोई कोड लिनक्स में लिख दिया है तो वो विंडोज़ में रन नहीं होता था। मतलब कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। लेकिन फिर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा, राइट। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका आप कोड एक बार लिखते हो और आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपने एक बार कोड लिखा, आप उसको विंडोज़ पे भी रन कर सकते हो, मैक पे भी रन कर सकते हो, लिनक्स पे भी रन कर सकते हो। इट जस्ट बिकॉज ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, ठीक हो गया। तो ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारे पास है, ये कहना तो नहीं चाहिए कि इसका सेंटेक्स सिंपल होता है, बट ये जस्ट इट इज़ टू मेंशन कि हाँ ये सिंपल होती है लैंग्वेज। मेरे मेरे नज़दीक ये कोई इसका सिंपल सेंटेक्स नहीं होता। जो सबसे सिंपलेस्ट सेंटेक्स वाली लैंग्वेज है डैट इज़ अ पाइथन। उसमें कोई आपको बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड नहीं लिखना पड़ता जैसे हम नॉर्मल C++ में लिख रहे होते हैं या फिर जावा में लिख रहे होते हैं। उसके अलावा ये सिक्योर होती है। सिक्योर ये किस पर्सपेक्टिव से है, आपने C++ करी, उसमें आपने देखा कि जो पॉइंटर्स होते हैं उसके थ्रू आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हो, राइट। बट जावा में ऐसा कोई सीन नहीं है। पॉइंटर्स जावा में मौजूद नहीं है। यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी, एंड व्हेन यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी इट मीन्स इट इज़ सिक्योर टू डील विद द सिस्टम। उसके अलावा ये रिलायबल है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करती है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आपको बार बार रजिस्टर का साइज़ नहीं एलोकेट करना पड़ रहा होता व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। यू सिंपली क्रिएट अ वेरिएबल, और वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो तो वो मेमोरी में, रैम में जाके कुछ बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर देता है डिपेंड अपॉन योर डेटा टाइप। उस डेटा टाइप की बेस के ऊपर रैम में एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है जिसमें आप डेटा स्टोर कर रहे होते हो। सो आप मैनुअली बार बार बता नहीं रहे होते हो कि मुझे इतने साइज़ का रजिस्टर चाहिए जिसमें मैंने डेटा को स्टोर करना है। सो इसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है, वही मैंने आपको बात बताई कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका एक बार कोड लिखोगे और आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका कोड रन कर सकते हो। ऑलरेडी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वेबसाइट है उसके बैकएंड में यूज़ हो रही है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ हो रही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ हो रही है, और बहुत बड़ी अगर एप्लीकेशंस हैं, बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर है, लाइक बैंकिंग सिस्टम हो गया, ERP सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट के लिए आप कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, देन यू कैन यूज़ जावा एंड सो ऑन। अब कुछ चीज़ें हैं नेक्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जावा प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट ये क्या है बेसिकली। खैर इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं तो उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी है यहाँ पर। यस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, सो व्हाट विल बी योर आंसर। सो लेट मी टेल यू कि जावा आपके पास कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। हाउ, सबसे पहले आप जावा का कोड लिखते हो, राइट। तो जावा कंपाइलर के थ्रू वो पहले कंपाइल होता है और कन्वर्ट होता है इनटू बाइट कोड। वंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाइट कोड, अब यहाँ पे एक और नोट कर लें चीज़ कि जो बाइट कोड होता है, इस बाइट कोड की वजह से आपका जो जावा का प्रोग्राम है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन गया है। क्योंकि जो बाइट कोड है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपनी जावा वर्चुअल मशीन होती है। वो उस जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। सो बाइट कोड इज़ द एक्चुअल रीज़न दैट द जावा इज़ नाउ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब आप इसका एक बार कोड लिखो और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसको रन कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सो जावा किस तरीके से कंपाइल्ड लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पहले आपने लिखा जावा का कोड, ठीक है। वो जावा का कोड जो है कंपाइल्ड हुआ विद हेल्प ऑफ जावा कंपाइलर। कंपाइल होने के बाद वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। वंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड, फिर वो इंटरप्रिटेशन के स्टेप से गुजरता है। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन कोड को जावा वर्चुअल मशीन उठाती है और उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू मशीन कोड। और जैसे ही वो मशीन कोड में कन्वर्ट करती है उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करवा देता है, आपकी मशीन जो है उसको एग्जीक्यूट करवा देती है, एंड दैट्स इट।
तो इस तरीके से ये कंपाइल्ड लैंग्वेज भी हो गई और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी हो गई। कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था C++ में, बट स्टिल जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस होता है। कंपाइलेशन का मतलब होता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा पूरा का पूरा, कंपाइलर उस पूरे प्रोग्राम को एज ए इनपुट अपने अंदर लेता है, उस पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है इनटू मशीन कोड। ये होता है कंपाइलेशन। एंड व्हाट इज़ इंटरप्रिटेशन? इसका मतलब होता है कि जो इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर है वो आपका एक कोड ऑफ लाइन को उठाता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड, देन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के ऊपर आता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू द मशीन कोड। मतलब कि लाइन बाय लाइन कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ये आपके पास है इंटरप्रिटेशन। ठीक है। जो कंपाइलर्स होते हैं वो फास्ट होते हैं और इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है। ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट कुछ बेसिक टर्म्स। JVM क्या है, JRE क्या है, JDK क्या है। ठीक है। JVM स्टैंड फॉर बेसिकली जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है कि ये आपके जो जावा का बाइट कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू मशीन कोड, और इसी की वजह से जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, दैट इज़ कॉल्ड JRE। JRE, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें आपके पास जावा वर्चुअल मशीन भी है, इसमें आपके पास जावा की लाइब्रेरीज भी हैं और कुछ सपोर्टिंग फाइल्स हैं। अब यहाँ पर आई नो कि प्रॉपर अगर हमने सेशन स्टार्ट करना था तो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करना चाहिए था, राइट। बट वो मैंने पॉइंट क्यों नहीं अंदर इंक्लूड करे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस YT के ऊपर अवेलेबल हैं, वहाँ से 2-3 मिनट की वीडियो देखकर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। हमने Eclipse IDE को इंस्टॉल किया। ठीक है। IDE क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, राइट। Eclipse IDE को हमने जावा के लिए इंस्टॉल किया। एक बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि जब भी आप कोई लैंग्वेज को कर रहे होते हो, कोई टेक्निक सीखने के लिए, या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, या फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, या स्ट्रक्चरड प्रोग्रामिंग है, कुछ भी सीखने के लिए अगर आप किसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो तो एक्चुअल में आप लैंग्वेज नहीं लर्न कर रहे होते, आप उस लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ कर रहे होते हो। सो लास्ट टाइम हमने C++ को एज अ टूल यूज़ किया फॉर लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, एंड नाउ दिस टाइम वी आर यूजिंग जावा एज अ टूल फॉर लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लर्न करने से पहले उसके फाउंडेशन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। इट विल बी जस्ट लाइक अ क्विक रिवीजन। ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर समझ फिर भी नहीं आता सो यू कैन आस्क। तो JRE का क्या मतलब होता है, सॉरी वी वर देयर कि हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, दैट इज़ IDE, Eclipse IDE, राइट। इसके बाद हमने JDK इंस्टॉल किया ओरेकल की वेबसाइट से, जावा डेवलपमेंट किट। उसको इंस्टॉल करने के बाद हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए अपने सिस्टम में। ये 3 स्टेप आपने करने थे इस सेशन के शुरू होने से पहले, जो मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था व्हाट्सएप चैनल में कि ये कुछ प्री रिक्विजिट होंगे जो आप लोग करके आओगे। तो नेक्स्ट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। JRE पर हम थे। JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आपके पास जावा वर्चुअल मशीन होती है जिसका काम है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। इसमें आपके पास जावा लाइब्रेरीज होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत सारे मेथड्स आपको इसमें अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको ये प्रोवाइड करती है। एंड कुछ सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं। सपोर्टिंग फाइल्स का क्या मतलब होता है, कभी आपने सोचा है कि हम लोग हमने कोड ब्लॉक्स को क्यों यूज़ किया, हमने Eclipse IDE को जावा के लिए क्यों यूज़ किया, हम लोग नोट पैड में भी तो कोड कर सकते थे, राइट। तो कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर खुद से लैंग्वेज के लिए फुलफ़िल कर रहा होता है, इसीलिए हम लोग IDE प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ अ कोड एडिटर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो सपोर्टिंग फाइल्स हैं बेसिकली ये वही डिपेंडेंसीज हैं जो IDE खुद ही मैनेज कर रहा होता है। अगर ये IDEs ना होती तो हमें ये सारा जो सेटअप है वो मैनुअल करना पड़ता और ये बहुत हैक्टिक होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। बेसिकली एक ऐसी किट होती है जिसमें सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है। JRE भी अवेलेबल है, यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी आपके पास अवेलेबल होता है, जावा वर्चुअल मशीन भी होती है, जावा कंपाइलर भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट के अदर टूल्स, डिबगिंग टूल्स, सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। ठीक है। इसीलिए ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पहले इसको इंस्टॉल किया जाता है। वंस यू आर डन विद इट,
तो उसके बाद खैर ये चीज़ें हमारी हो गई, JRE ये भी हो गया, JVM ये भी हमने कर लिया। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको सिंपल हमने रिवाइज़ करना है, और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर डेफिनेटली हम टाइम लगाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स स्किप भी हो जाते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, परेशान नहीं होना। वो सारे पॉइंट्स हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सेशंस के दौरान अच्छे से कवर करेंगे। मेरा जो बेसिक एम था ना, वो था कि हम लोग ऊप को बहुत अच्छे से डिटेल में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ सही टाइम लगा के करें, बिकॉज आपके जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं वो वही हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका बस हमें ओवरव्यू लेना है, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें है क्या, एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं, इनके ऊपर ज़्यादा टाइम हमने इन्वेस्ट नहीं करना। वी हैव टू इन्वेस्ट आवर मैक्सिमम टाइम ऑन द ऊप, और इंशाल्लाह वो हम लोग करेंगे। ये कुछ प्री रिक्विजिट था जो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया कि JDK को आप ओरेकल की वेबसाइट से इंस्टॉल करोगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों ने इंस्टॉलर को रन करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। उसके बाद आप लोगों ने उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट कर देना। वंस यू आर डन विद इट, आपने सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल का पाथ किस तरीके से सेट करना है, इट्स कम्प्लीटली ईजी। फिर भी किसी को नहीं आता तो वो मुझे बता दे, वी विल डेफिनेटली डू इट अगेन, नो इशू। उसके बाद कौन कौन सी आईडीज़ अवेलेबल है, मल्टीपल आईडीज़ आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, बट हम लोग वो प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा सूटेबल हो, जो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो, राइट। नोट पैड हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत बेसिक सा है, उसमें हमें सब चीज़ें मैनुअल सेटअप करनी पड़ती हैं। यस, आप लोग VS कोड एडिटर भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, जावा प्रोग्रामिंग के लिए, बट उसके लिए आपको एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होगी, जावा एक्सटेंशन। इंटेलिजे आईडी ये बहुत ज़बरदस्त आईडी है, इसमें आप लोगों को ऑटो कंप्लीशन जैसे फीचर मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग एमिट एब्रीवेशन यूज़ कर रहे होते हो इन द VS कोड एडिटर। और नेक्स्ट है एक्लिप्स आईडी, जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसमें भी आप लोगों को ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन मिलता है, बट उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन डू इट। तो द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जावा में अभी ये लिखते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसका मतलब क्या है, राइट। सो लेट्स स्विच टू IDE, लेट मी नो। ओके, सो दिस इज़ द IDE। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, बट आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो। हियर यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल, देन न्यू, और फिर यहाँ पे आपने जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। वंस यू आर डन विद इट, कुछ नेमिंग कन्वेंशन होती हैं जावा में। प्रोजेक्ट का नेम आपने किस तरीके से देना है, क्लास का नेम, पैकेज का नेम, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बाद में कन्फ्यूज ना हो। तो प्रोजेक्ट का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, और फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास जो है वो कैमल केसिंग यूज़ और होता है नेमिंग कन्वेंशन में। तो आई एम गोइंग टू राइट हेयर जावा फंडामेंटल्स अपार्ट फ्रॉम माई स्पेलिंग्स यहाँ पे, और आपने किसी सेटिंग को नहीं टच करना। देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। वंस यू आर डन विद इट, तो यहाँ पर जावा फंडामेंटल्स आ रहा है, राइट। यू हैव टू क्लिक ऑन द एरो हेड, और यहाँ पे आपके पास सोर्स फाइल आ रही है। पहले प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सोर्स फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, क्लिक ऑन न्यू, एंड हेयर यू हैव टू क्रिएट अ पैकेज फॉर योर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आपको वैसे क्वेश्चन होना चाहिए था कि हम लोग पैकेज ही क्यों क्रिएट कर रहे होते हैं, विदाउट पैकेज काम क्यों नहीं हो सकता। सो व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, उसमें आप लोग मल्टीपल क्लासेस बना रहे होते हैं, तो उन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक पैकेज रिक्वायर्ड होता है। मतलब कि पहले एक प्रोजेक्ट होएगा, राइट, उसके अंदर आपके पास पैकेज होता है, और पैकेज के अंदर आपके पास क्लासेस होती हैं। सो दिस इज़ द सीक्वेंस दैट हाउ यू क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, देन पैकेज, देन क्लासेस। तो पैकेज का नाम, प्रोजेक्ट का नाम ये डिफरेंट हो सकता है, इवन क्लास का नाम भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो क्लास का नाम होगा वही आपकी फ़ाइल का नाम होगा। सो लेट्स क्रिएट अ पैकेज, कुछ भी नाम रख सकते हो, लाइक आई एम गोइंग टू राइट पैकेज 2,
बस एक बात आपने माइंड में रखनी है, व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट या पैकेज या क्लास, तो कभी भी इनका नेम आपने किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लास और पैकेज विद द नंबर, तो सिस्टम को लगता है दैट दिस इज़ नॉट अ स्ट्रिंग और अ नेम, वो उसको एज अ नंबर डील कर रहा होता है. सो इट इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ नंबर एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. सेकेंड, थर्ड एंड ऑनवर्ड्स आप किसी भी प्लेस पे यूज़ कर सकते हो, बट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ अ नंबर. सो क्लिक ऑन फिनिश. Once you are done with it, then here you have to click on source again, right click करें, navigate to new, and then here you have to click on a class. अभी यहाँ पे हम लोग क्लास क्रिएट करने वाले हैं. तो क्लास की नेमिंग कन्वेंशन ये है, जावा में बेसिकली आप लोग क्लासेस ही क्रिएट कर रहे हो, सारा का सारा काम क्लासेस के अंदर ही होना है. द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. द वेरी फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. और लेट से कि अगर आपको क्लास में 2-3 वर्ड्स कंबाइन करके क्लास का नेम देना है, देन यू विल बी यूजिंग कैमल केसिंग. सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर, लेट्स से, इवन यू कैन ऑल्सो राइट मेन, नो इशू, कुछ भी इसका नाम दे सकते हो. फ़िलहाल के लिए मैं मेन दे रही हूँ. उसके बाद आपको द रेस्ट ऑफ द सेटिंग विल बी सेम. यहाँ पे आपको इसको चेक बॉक्स करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्जेस. इसका क्या मतलब है कि जब आपका ये क्लास क्रिएट होगी तो उसमें ये वाला जो बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड है ये ऑलरेडी लिखा हुआ होगा. देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश. वंस यू आर डन विद इट, तो आपके पास यहाँ पर ये वो सारा शो हो रहा है आपके पास बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड जिसको हमने अभी डिज़ाइन किया है. सबसे पहले ऊपर पैकेज का नेम है, राइट. देन उसके बाद हमारे पास क्लास है. क्लास का नेम हमेशा कैपिटल, जिसका पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, राइट. उसके बाद ये हमारे पास वो क्लास है जिसमें मेन मेथड एग्जिस्ट करता है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आपका जो फाइल का नेम होता है वही एग्जैक्ट आपकी जो क्लास है उसका नेम होता है. दिस इज़ योर फाइल मेन डॉट जावा, और ये आपके पास क्लास नेम है. दे मस्ट बी सेम, ठीक है. लेट मी जूम इन. पहले इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है. इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. पहले जो लाइन है वो क्या बेसिकली कह रही है, वो हमें ये बता रही है कि हमने एक पैकेज क्रिएट किया है जिसमें हम लोग मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है. जो मल्टीपल क्लासेस को ऑर्गेनाइज करेगा उसको पैकेज का नेम हमने PKG2 दिया, राइट. उसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड वो हमें कहती है देयर इज़ अ पब्लिक कीवर्ड. ये हमारे पास बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर होता है. एक्सेस मॉडिफायर क्या है इसकी डिटेल ऊप में आएगी, तो अभी के लिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करी, बस इसको इतना समझ लो. पब्लिक का मतलब होता है कि इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. दिस इज़ अ एक्सेस मॉडिफायर, ये स्कोप डिफाइन कर रहा है इस क्लास का. दिस इज़ अ क्लास कीवर्ड जो कि क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रहा है, एंड दिस इज़ द नेम ऑफ अ क्लास जो कि डेफिनेटली कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उसकी नेमिंग कन्वेंशन है. अब ये जो मेन क्लास है इसके अंदर ही मेन मेथड है. दिस इज़ एक्चुअली द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम. आपने लेट्स से कि एक जावा का प्रोग्राम लिखा है और उसमें 10 क्लासेस हैं, राइट. अगर उन 10 क्लासेस में किसी क्लास के पास भी मेन मेथड नहीं है तो आपका जावा प्रोग्राम कभी भी रन नहीं करेगा. बिकॉज वेन एवर यू रन अ जावा प्रोग्राम, तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, इट सर्च आउट द मेन मेथड. वो मेन मेथड को ढूंढ रही होती है और जब उसको मेन मेथड मिलता है तभी वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है. सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी प्रोग्राम इन जावा. अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली इस पूरे का क्या मतलब है. ये आपके पास अगेन एक्सेस मॉडिफायर है जिसका मतलब है कि आप इस प्रोग्राम को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. इट इज़ अ पब्लिक स्टैटिक. ये जो कीवर्ड है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी जब ऊप करेंगे तो उसकी डिटेल आएगी, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि स्टैटिक का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई भी मेंबर मेथड है या फिर वेरिएबल है, वो क्लास से बिलोंग करते हैं, वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते, एंड यू कैन यूज़ इट विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. और स्टैटिक बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहती है. इसके एग्जांपल आप यूँ कंसिडर कर लो कि लेट्स से कि एक क्लास में 27 स्टूडेंट थे. एक महीने बाद 2 महीने बाद स्टूडेंट कुछ स्टक आउट हो गए और अब 25 हो गए हैं. तो अब जो 25 स्ट्रेंथ है
अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए द 25 विल रिमेन कांस्टेंट फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट, टीचर से पूछा जाए तभी वो कहेंगे दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज़ 25। किसी स्टूडेंट से भी पूछा जाए तभी वो कहेंगे दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज़ 25। तो ये कैसी वैल्यू होती है दैट रिमेन सेम फॉर एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट, जो सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहती है, एंड यू कैन यूज इट विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स जो कि क्लास से बिलोंग करती है। ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, डिटेल हम करेंगे इंशाल्लाह इन ऊपर। उसके बाद है आपके पास वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है, कोई ऐसा मेथड, यहाँ पर इन जावा फंक्शंस को मेथड कहा जाता है। और जब हम लोग क्लासेस बना रहे होते हैं और उसमें आपके पास वेरिएबल्स होते हैं तो वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जावा में फंक्शंस को मेथड कहा जाता है, देयरफॉर आई एम सेइंग दैट दिस इज़ अ मेन मेथड, ठीक है। मेथड का नाम मेन है। सो दिस इज़ अ मेन मेथड। उसमें पैरामीटर पास हुए हुए हैं स्ट्रिंग आर्जेस। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये आर्गूमेंट्स होते हैं। खैर इनकी डिटेल अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बट इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन आस्क एंड आई विल डेफिनेटली शेयर द फर्दर डिटेल्स। अब यहाँ पर पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, अपना पहला जावा प्रोग्राम इंशाल्लाह, एंड देन आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। यहाँ पर ऑन द नेक्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू राइट, मैंने यहाँ पे टाइप किया है साउट, SOUT, और मैंने एंटर हिट कर दिया और मेरे पास ये कंप्लीट स्टेटमेंट आ गई है system.out.println। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूरा यूं करके टाइप कर रहे होंगे, राइट। तो इसको करने के लिए आप विंडोज़ में आओगे, इन ऑर्डर टू इनेबल दिस सेटिंग देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में आने के बाद जनरल, here you have to click on, I guess there is Java, और नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाएगा इफ़ here, yes, here you have to click on editor, एंड कंटेंट असिस्ट। मैं खुद देख रही थी कि ऑप्शन गई किधर है। तो ये क्या है, आपने जावा में आना है, ठीक है। जावा में आने के बाद आपने यहाँ पर एडिटर में आना है। एडिटर में आप आएंगे तो एक कंटेंट असिस्ट का ऑप्शन होगा। इसमें आने के बाद ये वाला जो ब्लॉक है ना, ऑटो एक्टिवेशन ट्रिगर फॉर जावा, इसमें आपका सिर्फ डॉट लगा हुआ होगा। आपने इसमें स्मॉल लेटर में A to Z अल्फ़ाबेट्स वो लिख देने हैं, और कैपिटल लेटर में जो A to Z है वो आपने लिख कर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। वंस यू विल इनेबल दिस सेटिंग देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज, और फिर आप जब इसका सिंपल साउट भी लिखोगे, मतलब एस आउट, एंड यू विल हिट एंटर, तो आपके पास ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आपने इनेबल कर लेना है। लेट से मैं यहाँ पे पहला अपना जावा प्रोग्राम लिख रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर हेलो जावा। अच्छा जी, यहाँ पे हमें पता है कि इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिकली जो सिस्टम है ये प्री डिफाइंड क्लास है जावा में, एस कैपिटल आपको नज़र आ रहा है ना। बेसिकली दिस इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। और आउट का क्या मतलब है, आउट का मतलब है कि जो स्टैटिक मेंबर्स हैं सिस्टम क्लास के, उनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उनको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड प्रिंट एलन का क्या मतलब है, प्रिंट एलन बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो कि जो भी स्टेटमेंट हम इसमें पास कर रहे होते हैं उसको प्रिंट करके दिखाता है। अब आपके पास दो तरह के मेथड होते हैं, एक आपके पास होता है प्रिंट, ठीक है, सिंपल ये भी होता है, और प्रिंट एलन भी होता है। प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस है, प्रिंट जो है ना वो आपके पास सिंपल एक स्टेटमेंट को, इसको बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। लेट्स से कि मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट, अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो अभी आपको हेलो जावा एक जो है वो ऊपर वाली लाइन पर नज़र आ रहा है, और दूसरा जो हेलो जावा वो नीचे वाली लाइन पर। वो क्यों आ रहा है, बिकॉज जब आप लोग प्रिंट एलन का यूज़ करते हो तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट भी करवाता है और साथ ही न्यू लाइन प्रिंट करता है, मतलब कि नेक्स्ट लाइन पे मूव कराता है। लेट्स से अगर आपके पास एलन ना लगा हुआ हो तो फिर क्या होगा, फिर ये आपके पास न्यू लाइन प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि जो हेलो जावा दोनों के दोनों एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। तो अभी के लिए आपको नज़र आ रहा है हेलो जावा एक ही लाइन के ऊपर, राइट।
तो वो इस ln की डिफरेंस की वजह से ठीक हो गया। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट जावा प्रोग्राम। हमने इसका बेसिक सिंटैक्स सीखा, हमने देखा कि हाउ टू प्रिंट अ वेरी बेसिक प्रोग्राम इन जावा। ठीक है, हमने देखा प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसमें पैकेज किस तरीके से बनाना है, उसमें क्लास कैसे बनानी है, क्लास की नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है। अभी तक हमने सिंपल यही सीखा कि जो नेम होता है क्लास का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो आपकी क्लास का नेम है और आपकी जो फाइल का नेम है वो हमेशा सेम होना चाहिए। और आपके पास जो जावा है वो बेसिकली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स टू से अगर आप एक कोई ऐसा वेरिएबल बनाते हो जो अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ, कमेंट करने के लिए आप कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश करते हो तो मोस्ट ऑफ द एडिटर जो है वो लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश फॉर कमेंट। तो लेट्स से कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया नेम और एक वेरिएबल बनाया आपने नेम, अब ये वाला वेरिएबल अलग है और ये वाला वेरिएबल जो है वो अलग है। ठीक है, सो दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हमने ये भी देख लिया कि कंपाइलर और रन प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो कुछ जावा के फीचर्स ये देख लेते हैं। जावा ये सिंपल, बस कहने को सिंपल है, मेरे नज़दीक तो ये कोई सिंपल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो है ना जावा में जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। तो जो मेमोरी है, सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जावा होता है ना उसमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो इट मीन्स दैट इट इज़ कम्प्लीटली सिक्योर लैंग्वेज, राइट। और इसके अलावा जो कम्प्लेक्स फीचर है जिस तरीके से पॉइंटर और अरिथमेटिक है उसको रिमूव कर उस मतलब ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करता। मेमोरी ऑटोमेटिकली एलोकेट हो रही होती है बाय क्रिएटिंग अ वेरिएबल। इसमें आपको मैनुअली जिस तरीके से असेंबली लैंग्वेज में हम लोग मैनुअल बता रहे होते हैं कि ये वाला रजिस्टर इस वैल्यू को स्टोर करेगा, तो इसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है, ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट होती है ऑन द बेस ऑफ डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि इसमें क्लासेस होती हैं, क्लासेस के जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक उनके एट्रीब्यूट्स, उनके मेथड्स हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो उनको यूज़ करने के लिए हम उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, और जब उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो जो उस पर वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में ऑलरेडी हमने अच्छा खासा डिटेल में देख लिया कि इसका मतलब क्या होता है। सिक्योर किस तरीके से है, आप उसको मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। सो अगर आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते तो इट मीन्स इट्स कम्प्लीटली फाइन। बाइट कोड वेरिफिकेशन जैसे फीचर्स को ये सपोर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ रही है रोबस्ट, इसको रोबस्ट भी कहते हैं लोग। अच्छा, इसका मतलब बेसिकली क्या है? व्हाट इज़ द पेज नंबर 14? अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आ रही है रोबस्ट। उसका मतलब होता है कि ये इतनी रिलायबल लैंग्वेज है कि लेट्स से अगर इसमें एरर्स भी आ रहे हैं, इसमें बग्स भी आ रहे हैं, तो फिर भी ये प्रोग्राम को हैंडल कर लेती है, एग्जीक्यूट कर लेती है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला इसका फीचर है ना, दैट इट इज़ रिलायबल, इट इज़ स्मूथ, एंड ये बहुत बग्स और एरर्स को हैंडल कर लेती है। मेमोरी मैनेजमेंट इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जितने भी एरर्स और बग्स हैं ये बहुत अच्छे से फिक्स कर लेती है, तो इसीलिए ये रोबस्ट है, मतलब बहुत इजीली प्रोग्राम्स को मैनेज कर लेती है। इट इज़ ए रिलायबल लैंग्वेज, यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स। मल्टी थ्रेडेड का क्या मतलब होता है कि आप एक टाइम के ऊपर मल्टीटास्किंग कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपने जावा में कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रखी है तो आप उसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो साथ में आप कोई वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अगर आप एक टाइम के ऊपर फाइल क्रिएट कर रहे हो तो सेम टाइम के ऊपर आप उसको शेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग, मतलब मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। जावा एप्लीकेशन आपको अलाउ करती हैं। खैर, ये चीज़ें हाँ अच्छी बात है, आपको आनी चाहिए, लेकिन इन पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। फिर वही बात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो ऊप में कवर हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। हाई परफॉर्मेंस को देख लेते हैं कि जावा जिट को यूज़ करता है, मतलब कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब होता है कि जावा बेसिकली यूज़ कर रहा है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। वो क्या करती है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करती है, और बाइट कोड को जो जेवीएम है एक्चुअली, पहले जो जावा कंपाइलर है वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन उस बाइट कोड को ऑप्टिमाइज मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एट अ रन टाइम। सो दैट इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। पोर्टेबल का हमने ऑलरेडी देख लिया। डायनेमिक, डायनेमिक का क्या मतलब होता है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है ना जावा का, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले जितनी भी हमने क्लासेस, अगर लेट्स से कि मैंने 9 to 5 क्लासेस बनाई हैं जावा में, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा प्रोग्राम रन करने से पहले वो सारी की सारी लोड हो। जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है कि प्रोग्राम जब रन होता है उस टाइम पर, रन टाइम के ऊपर बेसिकली ये जो क्लासेस है उसको लोड करती है। ठीक हो गया, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर्किटेक्चर नेचुरल, ये समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को कहा है ना कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? बाइट कोड की वजह से। और बाइट कोड में ऐसा कौन सा फीचर है जो उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर रहा है? क्योंकि बाइट कोड आपके पास सीपीयू आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जिस तरीके से हमारा सीपीयू जो है, हमारे विंडो 11 में जो इंटीग्रेटेड सीपीयू है वो x86 है। ठीक है, x86 आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ है। मतलब कि जो मेरा बाइट कोड है ना, बेसिकली वो सीपीयू आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है बेसिकली जेवीएम पर, जावा वर्चुअल मशीन पर। और जावा वर्चुअल मशीन हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी अलग होती है। देयरफॉर इट मेक्स द जावा अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का देख लिया, जेट के बारे में जो डिटेल्स थी वो हमने देख ली। जावा का बेसिक प्रोग्राम ये भी हमने कर लिया। अब कुछ कीवर्ड्स थे वो भी हमने प्रोग्राम में देख लिए क्या क्या होते हैं। मेन मेथड के बारे में भी बात हो गई, ये भी डन हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो डन, दिस इज़ ऑल्सो डन। ये जो डिटेल है ये भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी। जावा टोकन्स, ये क्या होते हैं बेसिकली? अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग थेरी कवर कर रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी तभी तो आप प्रैक्टिकल की तरफ आ सकते हो, तभी तो जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक आपको वाईटी पे जितनी भी वीडियोस मिलेंगी बहुत अच्छा उन लोगों ने कवर किया हुआ है लिटरली। मतलब जावा इन 10 मिनट्स जावा की जो है ना वो कंप्लीट फंडामेंटल्स इन 20 मिनट 30 मिनट्स, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। ठीक है, बट हाँ कुछ हैं यूट्यूबर्स बहुत अच्छी उनकी वीडियोस हैं, बट स्टिल बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो वहाँ पे भी मिसिंग है। खैर इट्स डिपेंड अपॉन यू नो व्हाट कैपेसिटी ऑफ कंजप्शन एंड रिक्वायरमेंट, कि हमें कितना समझना है, कितना हमें रिक्वायर्ड है। कम बैक टू द टॉपिक, जावा टोकन्स बेसिकली क्या होता है? हमने एक जावा का प्रोग्राम लिखा, ठीक है। जावा का प्रोग्राम बेसिकली टोकन्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। टोकन का क्या मतलब होता है कि जावा प्रोग्राम के छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स, उसके छोटे छोटे पोर्शन। ठीक हो गया, तो जावा प्रोग्राम के जो छोटे यूनिट्स होते हैं, जो छोटे सेगमेंट्स होते हैं, जो छोटे पोर्शन होते हैं, हम उनको टोकन्स कह रहे होते हैं। ठीक हो गया, लेट्स से कि अगर मेरे पास एक ये इंट नंबर 10 लिखा हुआ है लेट्स से, तो इसमें जो इंट है ये भी एक टोकन है अलग से, नंबर ये भी एक टोकन है, और 10 ये भी एक अलग से टोकन है। ठीक है, सो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था टोकन के बारे में। अब यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के टोकन्स होते हैं जावा में? जावा में आपके पास अराउंड अबाउट 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। पहला आ गया कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है बेसिकली? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, आप C++ को टच कर रहे हैं, आप जावा गो थ्रू कर रहे हैं, आप पाइथन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर एक लैंग्वेज में उनके कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, तो उन रिजर्व्ड वर्ड्स को कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? कोई भी नेम, चाहे वो हमने किसी क्लास को दिया हो, किसी वेरिएबल को दिया हो, किसी मेथड को दिया हो। नोट दिस थिंग ऑल्सो कि जब मैंने मेथड कहना है, सो इट मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन।
फंक्शन को ही हम जावा में मेथड कह रहे होते हैं, राइट। अगर मैंने कोई मेथड को नेम दिया है, किसी वेरिएबल को दिया है, किसी क्लास को दिया है, वो सारे के सारे आइडेंटिफायर ही हैं और उनकी नेमिंग कन्वेंशन एग्जैक्टली वैसी रहेंगी जैसे हमने C++ में करी थी। और वो क्या होती हैं आगे डिटेल आ रही है तो मैं तब बता दूंगी। लिटरल्स क्या होते हैं बेसिकली, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, लेट्स से बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, गोइंग टू कमेंट इट आउट। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप कितनी है वो सारी डिटेल्स आगे आने वाली है, फिलहाल के लिए मैं कह रही हूँ लेट्स से मैंने लिखा इंट, ठीक है। इंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा एज, ठीक है। मैंने पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करी, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया, फिर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर डाला और इसके बाद मैं लिख रही हूँ 23 एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर, राइट। इधर मैं प्रिंट ले रही हूँ एज का, तो मेरे पास कुछ आंसर यहाँ पे 23 आ रहा है, राइट। तो बेसिकली जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो कोड में आपने जो डायरेक्ट वैल्यू पास की है, जो आपने वैल्यू हार्ड कोड की है, उसको हम कह रहे होते हैं लिटरल। चाहे वो आपने किसी का नेम हार्ड कोड किया है, कोई एरे हार्ड कोड किया है, कोई इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट हार्ड कोड किया है, उसको हम लिटरल कह रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, आपने यूज़र से एज लिया, आपने यूज़र से नेम लिया, तो क्या वो लिटरल्स होंगे? नहीं, वो लिटरल्स नहीं होंगे, ठीक है। जब भी आप कोई रन टाइम के ऊपर वेरिएबल में वैल्यू ले रहे होते हो तो वो लिटरल नहीं होता। लिटरल्स आर ओनली दोज वैल्यू विच आर हार्ड कोडेड इन योर प्रोग्राम, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टॉपिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे वापस आते हैं। ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं, जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, अभी उनकी डिटेल नीचे आएगी। अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, इन सारों की डिटेल हमने C++ में करी हुई है। नाउ वी आर सिंपली रिवाइजिंग ऑल दैट स्टफ। कुछ आपके पास सेपरेटर्स होते हैं। सेपरेटर्स क्या होते हैं, आपने सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए आप कुछ रूल जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं, कोई ग्रामर फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो जो एक पर्टिकुलर ग्रामर है जिसको आप फॉलो कर रहे हो ताकि आप एक जो एक्यूरेट कोड है वो एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सको, उसको हम सिंटेक्स कहते हैं। तो बिल्कुल उसी सिंटेक्स में आपके पास ये जो यहाँ पर ये जो करली ब्रेसेस आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे जो डबल कोट्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ रहा है, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, यहाँ पे जो पेरेंथेसिस आ रही हैं, ऑल दीज थिंग्स आर सेपरेटर। ये सारी की सारी चीज़ें सेपरेटर कहलाती हैं और ये भी टोकन्स की एग्जांपल है। इसके बाद कीवर्ड्स हमने ये सब कुछ कर लिया। आइडेंटिफायर क्या होता है ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, तो आइडेंटिफायर मतलब कि जब भी आपने किसी क्लास का नेम लिखना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। उसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, दैट द क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। हमेशा कैपिटल लेटर से आप इसको स्टार्ट करोगे। कभी भी आप किसी क्लास को नेम दे रहे हो, किसी वेरिएबल को, किसी प्रोजेक्ट को, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ अ नंबर एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस। आपको नहीं अलाउ कि आप जो पहला कैरेक्टर है उसका नंबर हो। सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये इंटीजर है या कोई स्ट्रिंग टाइप की नेम है, ठीक है। सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ नंबर एट अ वेरी फर्स्ट प्लेस, बट उसके बाद यानी सेकंड थर्ड ऑनवर्ड किसी भी प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हो। पहली बात ये लेटर से स्टार्ट होगा, उसमें आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, डॉलर साइन भी अलाउ होता है। केस सेंसिटिव यानी अगर आपने नेम टाइप किया है या आपने नेम लिखा है तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर किए जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी नो स्पेस अलाउ, यानी अगर आपने लेट से यही एक वेरिएबल बनाया तो स्पेस अलाउ नहीं है और नहीं होती। आप लोगों को इस तरह एक कंबाइन वर्ड लिखना पड़ता है, तो उसके लिए आप कैमल केसिंग यूज़ कर सकते हो, पास्कल केसिंग यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा स्नेक केसिंग यूज़ कर सकते हो। इनकी डिटेल हम C++ में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन में।
नेक्स्ट हमारे पास लिटरल्स, ये हमने कर लिया। एवरी सिंगल हार्ड कोडेड वैल्यू इन योर प्रोग्राम विल बी अ लिटरल। इनपुट ले रहे हो तो वो लिटरल नहीं है। रन टाइम के ऊपर अगर आप कोई भी वैल्यू वेरिएबल में ले रहे हो देन दैट विल बी नॉट अ लिटरल। ऑपरेटर्स क्या है जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, लाइक छोटू सा एक प्रोग्राम लिख लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक हो गया। लेट्स से क्या मैं एज में 5 ऐड कर सकती हूँ? क्या मैं एज में से माइनस कर सकती हूँ कोई वैल्यू? ये भी इंटीजर टाइप का है और ये भी इंटीजर टाइप का है, तो डेफिनेटली वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका डिवीजन कर सकते हैं, इसका मॉड्यूल ले सकते हैं एंड सो ऑन। लेट्स हैव अ लुक। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है। मैंने अगर 23 में 5 ऐड करा तो 28, देन 17, 6 माइनस करने पर डिवीजन करने पे 3 और मॉड्यूल लेने पर रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 5। तो इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर आप अप्लाई कर सकते हैं इन जावा। इस तरीके से आपके पास रेशनल ऑपरेटर भी हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी हैं। आगे फर्दर इनकी डिटेल आ रही है, तो अभी के लिए इसको हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। सेपरेटर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कोई भी पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एवरी सिंगल थिंग इज़ अ सेपरेटर जो आप प्रोग्राम में उसके सेंटेक्स में यूज़ कर रहे हो इन ऑर्डर टू राइट एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम। ये हमारा ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने जो जो टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको डिफ़ाइन की है, डिस्क्राइब की है, ऑल दैट स्टफ़ इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों को चीज़ें आती भी हैं फिर भी आप लोगों को चाहिए कि आप लोग गौर से सुने। फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता और उसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो नथिंग इज़ यूजलेस एक्चुअली। ठीक है, यू एवरी सिंगल टाइम यू लर्न न्यू थिंग्स। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है जावा में? एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है दैट बेसिकली एलोकेट अ मेमोरी इन अ रैम। और जो वो मेमोरी रैम में एलोकेट कर रहा है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द डेटा टाइप जो उसको असाइन की गई है। सो ये क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट होल्ड्स द डेटा एंड एलोकेट द मेमोरी इन अ रैम। कुछ इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हो सकती है। अब यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशन एग्जैक्टली सेम है, बस एक चीज़ अंदर और ऐड कर लो कि जो जावा के कीवर्ड हैं वो वाला एग्जैक्टली सेम नेम आप वेरिएबल को नहीं दे सकते। और जब आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो उसका नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, बाकी नेमिंग कन्वेंशन एग्जैक्टली सेम है। डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं आप? इसके 2 स्टेप होते हैं। एक तो था वेरिएबल को डिक्लेयर करना, राइट, और उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। अब ये बेसिकली होता क्या है? लेट्स से कि अगर आपके पास मैंने सिंपल यहाँ पर इंट एज लिख दिया है तो इट मीन्स कि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैंने इक्वल्स टू 23 लिख दिया है तो इट मीन्स कि मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। मैंने डिक्लेयर भी किया और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। आपके पास 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होता है जब आप एक मेथड बनाते हो, यानी एक फंक्शन जिसको जावा में मेथड कहते हैं, जब आप वो बनाते हो और उसके अंदर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, तो वो एक लोकल वेरिएबल है। मतलब कि आप सिंपल उस मेथड में रहते हुए उसको यूज़ कर सकते हो, मेथड के बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकते। और एक आपके पास होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि जब आपने एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। और बेसिकली वो जो इंस्टेंस वेरिएबल है, जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक और पॉइंट, जब आप लोग ये लोकल वेरिएबल बनाते हैं ना तो इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल के पास होती है।
और इंस्टेंस वेरिएबल किससे बिलोंग कर रहा होता है, किसी न किसी क्लास से, बट लोकल वेरिएबल किसी मेथड के अंदर किसी मेथड से बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। एक आपके पास होता है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक कीवर्ड किसके लिए यूज होता है, स्टैटिक वेरिएबल का क्या मतलब है। स्टैटिक का मतलब होता है, इसकी डिटेल हमने ऑलरेडी जब जावा का प्रोग्राम मैंने डिस्क्राइब किया था उसमें स्टैटिक कीवर्ड आया था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई भी अगर वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल, तो बेसिकली वो किसी क्लास से बिलोंग कर रहा है, वो किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, और आप उसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी यूज़ कर सकते हो। ये एक ऐसी वैल्यू है जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेम रहती है। हमने एक एग्जांपल करी थी कि अगर 25 एक क्लास में स्टूडेंट है तो उसकी वैल्यू टीचर के लिए भी 25 है, स्टूडेंट्स के लिए भी 25 रहेगी। सो इट मीन एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट have the same value for such kind of static variable। इसकी वैल्यू शेयर होती है, सेम रहती है सारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये वही है, स्कोप का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई प्रोग्राम डिज़ाइन किया है तो उसमें जो आपने वेरिएबल बनाए हैं या फिर कोई मेथड बनाया है तो उसकी एक्सेस कहाँ कहाँ पॉसिबल है। तो जो हम उसका स्कोप डिफाइन करते हैं, इट मीन हम उसका एरिया ऑफ एक्सेस डिफाइन कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल का हमने बता दिया कि सिंपल एक ही मेथड में रहते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंस्टेंस वेरिएबल का हमने बता दिया कि क्लास के अंदर जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो इंस्टेंस है और उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमेशा सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहती है। उसके बाद आ गया जी मेमोरी कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी का क्या मतलब होता है, इसका कॉन्सेप्ट आप यूँ अंडरस्टैंड करें कि जब भी आप कोई एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं ना, चाहे आपने कोई फंक्शन को कॉल किया है या आपने मेथड के अंदर रहते हुए कोई वेरिएबल क्रिएट किया है, तो आपका जो वेरिएबल है या आपकी जो फंक्शन कॉल है ना, बेसिकली वो स्टैक के अंदर आके टेम्परेरली स्टोर होती है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डीपली, स्टैक बेसिकली होता क्या है। स्टैक एक ऐसी मेमोरी है जहाँ पे डेटा टेम्परेरली स्टोर होता है, पहला इसका पॉइंट। लेट मी एलोब्रेट। जो आपके पास एक जार होता है ना, वो बिल्कुल एक स्टैक की तरह ही होता है। स्टैक में बेसिकली आपके पास एक ही ओपनिंग होती है, ऊपर से एक जार है ना, उसकी ओपनिंग सिर्फ एक ही है, आप उधर से ही चीज़ों को इंसर्ट भी कर सकते हो, उधर से चीज़ों को निकाल भी सकते हो। तो स्टैक बिल्कुल इसी तरीके से होता है, उसकी एक ही ओपनिंग होती है, वहाँ जो डेटा होता है आप उसी ओपनिंग से इंसर्ट भी करते हो और फिर उसी ओपनिंग से रिट्रीव भी कर रहे होते हो, मतलब कि उसको एक्सेस भी कर रहे होते हो। तो जो लास्ट पर आप चीज़ इंसर्ट करते हो ना, जब आप बाहर निकालने लगते हो, तो लीफो प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लास्ट पे आपने डाली है ना वही सबसे पहले निकलेगी, यही है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो जब आप कोई लोकल वेरिएबल बना रहे हो, जब आपने फंक्शन कॉल की है, रिकर्जन में जो ख़ास तौर पर है वो स्टैक यूज़ हो रहा होता है, तब आपके जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली स्टैक में ही पड़े होते हैं टेम्परेरली। हीप मेमोरी क्या होती है कि जब आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू सब में शेयर है, या कोई आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो वो हीप मेमोरी में बेसिकली क्रिएट हो रहा होता है। ठीक हो गया। हीप मेमोरी बेसिकली लॉन्ग लाइड वेरिएबल्स के लिए होती है, ठीक है, जो का 1 बाइट लगाना चाहिए था, और जो बुलियन का ऑफिशियल साइज़ है वो डिक्लेयर नहीं होता। यहाँ पर हम कुछ डाटा टाइप्स डिक्लेयर भी कर देते हैं, इसके बाद सारा प्रैक्टिकली करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे इंटीजर बनाया, इसके बाद हमारे पास फ्लोट है, लेट्स से मैंने कहा 23.5।
Just a minute. ओके जी, यहाँ पर here we have to add suffix हमने यहाँ पे ऐड करना है फ्लोटिंग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए। इसके अलावा लेट्स से कैरेक्टर को अगर हम स्टोर करवाना चाहते हैं, लेट्स से ग्रेड, इसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अभी यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो जावा में बेसिकली क्लास है, विद इन डबल कोट्स हम इसके लेबल्स बनाएंगे और यहाँ पर बारी बारी हम लोग इसे प्रिंट ले लेंगे इन वेरिएबल्स को। नेक्स्ट इज हाइट। अब डेफिनेटली हर एक टॉपिक डिटेल डिमांडिंग है, लेकिन हम इतना टाइम इसके ऊपर नहीं लगा सकते। हमारा मेन फोकस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर ही रहेगा। ये बस आप लोगों की एक बार गो थ्रू करने के लिए, एक बार रिवीजन के लिए है। यहाँ पर नेक्स्ट नेम हो गया, ग्रेड हो गया, हाइट हो गई, एज भी, एज। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड हेयर हमारे पास जो उसकी बुरी सी फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, आउटपुट है सॉरी, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। नेम रेज, ग्रेड है ए, हाइट 23.5, एज 23। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल डेटा टाइप्स और उनका प्रिंट भी आप ले सकते हो। ठीक हो गया। दिस वॉज अ वेरी बेसिक जावा प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है टाइप कास्टिंग का। करते तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी आप आइडिया होना चाहिए कि वो टाइप कास्टिंग बेसिकली होती क्या है। अच्छा है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिकली ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रही होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रिंग है जो कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये क्लास तो है, प्री डिफाइंड क्लास है, जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को अपने अंदर स्टोर कर रही होती है। ठीक है। अब जो हमारे पास एरे है, ये भी हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है और इसका काम क्या होता है, बेसिकली इट इज़ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसमें ऐसे एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं जिनकी डेटा टाइप सेम होती है। इंडेक्सिंग के थ्रू हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। खैर एरे उसके बाद आ रहा है, हम उसको डिटेल में देखेंगे, ये ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके। टाइप कास्टिंग क्या होती है जावा के अंदर? बेसिकली टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। दो तरीके की डेटा टाइप कास्टिंग होती है, डेटा टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट और एक होती है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है। ऑटोमेटिकली किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है कि लेट्स से कि आपने स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो वो आपके पास होगा इम्प्लिसिट।
ठीक है, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली करेगा। लेट्स से कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश और ये कमेंट हो गया, ठीक हो गया। लेट्स से कि मेरे पास अगर कोई इंटीजर टाइप का नंबर है, एज ही हम कर लेते हैं अगेन, ठीक है, दैट इज़ 23। अब जो इंटीजर है ये कितने बाइट का होता है, ये 4 बाइट का होता है। लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ना डबल में स्टोर कर दूँ। डबल क्या होता है, डबल बेसिकली मेरे पास होता है 8 बाइट्स का। तो अब सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में स्टोर करने में मुझे हेल्प करेगा। अब यहाँ पे मैं ऐसे क्या कर दूँगी, एज के बाद हाइट, ठीक है, इक्वल्स टू एज। अब होगा क्या कि मेरे पास जो एज है ये इंटीजर में थी, स्मॉलर डेटा टाइप में थी, बट मैं इसको स्टोर किस में कर रही हूँ, एक लार्जर डेटा टाइप में स्टोर कर रही हूँ। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं इसका प्रिंट लूँ तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में जो है वो प्रिंट होगा। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 23.0। इसका मतलब है कि ये लार्जर डेटा टाइप में इसकी कास्टिंग हो गई है। इम्प्लिसिट डेटा कास्टिंग हमने यहाँ पे की है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होती है एक एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ये बेसिकली एक ऐसी कास्टिंग होती है कि जिसमें हम लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप की तरफ आ रहे हैं। जब हम स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाते हैं तब डेटा लॉस नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब हम लार्जर से स्मॉलर की तरफ आते हैं, देखिए एक बड़ा पीस है, आपने उसको छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स कि आपको बड़े पीस में से कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा, मतलब कि उसमें डेटा लॉस होता है। इम्प्लिसिट कास्टिंग में डेटा लॉस नहीं होता क्योंकि वो छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, बट जो एक्सप्लिसिट होता है उसमें डेटा लॉस होता है क्योंकि हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, ठीक हो गया। और इसको हमें मैनुअली करना पड़ता है। हम पैरेंथेसिस को यूज़ करते हुए बताते हैं कि हमें इस डेटा टाइप में इसको कन्वर्ट करना है। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर डबल इसी को कर देते हैं, बट फिर सेम हो जाएगा। हम यहाँ पे कन्वर्ट कर, हमें इसने एक डबल डेटा टाइप बनाया है, लेट्स से कोई ना कोई नंबर, और उसमें मैंने स्टोर करवा दिया, ठीक हो गया। मतलब एक फ्लोटिंग पॉइंट मैंने इसमें स्टोर किया। मैं अब इसको इंट में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली जब ये इंटीजर में स्टोर होगा तो 0.90 तो ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास तो सिर्फ 78 आएगा। इट मीन्स मेरा डेटा तो लॉस हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया num2 इक्वल्स टू। अब इसको हमने एक्सप्लिसिट वे में मैनुअली कन्वर्ट करना है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर डेटा टाइप। तो मैं पहले बताऊँगी कि मुझे किस में इसको कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद मैं वो वाला वेरिएबल पास करूँगी, दैट इज़ नम हेयर। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास ये 90 ही प्रिंट, 78 प्रिंट होगा, जो 90 है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 78 आ रहा है। इट मीन्स कि हमने एक्सप्लिसिट कास्टिंग किया है लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप की तरफ हम लोग आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है जी ऑपरेटर्स। जावा में कौन कौन से हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है तो इसीलिए हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, मॉड्यूलस जो है डिवीजन जब हम इसे यूज़ करते हैं तो कोशेंट आता है यानी आंसर आता है। मॉड्यूल अगर यूज़ करें तो रिमाइंडर आता है। यूनरी ऑपरेटर्स, अच्छा जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर जब आप यूज़ करते हो तो आपको 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 ऑपरेंड के दरमियान आप वो वाला अरिथमेटिक सिंबल लगा रहे होते हो इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। बट यूनरी ऑपरेटर ऐसा होता है ना कि उसको सिंपल एक ही ऑपरेटर चाहिए होता है, ठीक है, एक ही सिंगल ऑपरेटर चाहिए होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं
यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। इन चीज़ों की डिटेल हमने C++ में बहुत डिटेल में की हुई है। कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कंपैरिजन करने के लिए यूज़ हो रहते हैं, जिनका रिजल्ट या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। लेट्स से अगर मैं यहाँ करती हूँ 23 ग्रेटर देन 90, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि 23 तो छोटा है। अगर मैं कह दूँ दैट 101 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो इसका रिजल्ट होना चाहिए ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में फॉल्स एंड ट्रू आ रहा है, राइट। सो ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एंड होता है, नॉट होता है। एंड का क्या बेसिकली काम होता है कि जब आपके पास दो कंडीशन हम एट अ टाइम चेक कर रहे होते हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर जो है एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो फिर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। वो इन द केस ऑफ और होता है कि अगर एक फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो तो आउटपुट मिलता है। और जो लास्ट वन है दैट इज़ नॉट, जो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देती है। अगर मैं इसको करूँ कि 101 इज़ ग्रेटर देन 90 एंड मैंने कहा 200 इज़ ग्रेटर देन 50, अब ये दोनों ट्रू हैं तो मेरा आंसर ट्रू आएगा। एंड एट द सेम टाइम मैं अगर इसको यूं कर दूं तो इसका तो आंसर ट्रू आएगा लेकिन इसका आंसर फॉल्स आएगा। पहले का आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने इधर एंड ऑपरेटर लगाया। तो इसका आंसर ट्रू आया और नीचे वाले का आंसर फॉल्स आया। असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में किया हुआ है C++ में, बट स्टिल इसकी खैर जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो देख लेंगे, ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ पे अभी हम लोग यहाँ पर इंट नम मेलेट से मैंने इसको असाइन किया 2। अब असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीपल टाइप के हैं। लेट्स से कि मुझे नम इक्वल्स टू 5 करते हैं तो उसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी नंबर में क्या स्टोर है? नंबर में ऑलरेडी स्टोर है जी 2। उसमें मैं कह रही हूँ कि ऐड कर दो 5, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 7 होगा, राइट। अब जी समझते जाएं, नम मल्टीप्लाई बाय 3, मेरी तो कैलकुलेशन भी अच्छी नहीं है, इक्वल्स टू 3। अब इसका आंसर क्या होगा? अब नंबर में 7 स्टोर था तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो नम की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 21। तो अगर मैं अब प्रिंट करूँ नम को तो मेरे पास आंसर 23 आना चाहिए, राइट। 21, सॉरी, व्हाट हैपेंड? डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल नम 3 3, तो हमारे पास आंसर 21 आया। सो इट मीन्स हमारी जो कैलकुलेशन है वो राइट है। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, हमने इक्वल के थ्रू उसे असाइन किया और फिर प्लस एंड इक्वल टू का क्या मतलब है कि इसमें ऑलरेडी 2 स्टोर है, इसमें 5 स्टोर कर दो, ठीक है। 5 स्टोर इसमें, सॉरी 5 ऐड कर दो, ठीक है। 5 ऐड किया तो आंसर 7 आया, तो इसमें ऑलरेडी 7 है और इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर दो, सो 3 7 ज़ार 21 आ गया, ठीक है। तो वैल्यू उसमें सेम एक ही वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को अपडेट करते चले गए। बिट वाइज ऑपरेटर ये आपके पास बिट्स के ऊपर काम करते हैं, यानी ज़ीरोज़ एंड वंस के ऊपर काम करते हैं।
इनको हम इतना सच यूज़ नहीं कर रहे होते, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। टर्नरी ऑपरेटर, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट हैंड जो है ना इफ़ एल्स की ही फॉर्म होती है, इसको यूज़ नहीं करते हम। जो मैक्सिमम यूजेज होता है ना हमारे पास, वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का होता है, लूप्स का होता है, एरेज का होता है, मेथड्स का होता है। प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है कि लेट्स से जिस तरीके से हमारे पास समटाइम मैथ की कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है, लेट्स से 23 डिवाइडेड बाय 67 मल्टीप्लाई बाय 90 ब्रैकेट में कुछ इस टाइप की अगर इक्वेशन हो, तो हम बोर्डमैस रूल के अकॉर्डिंग, खैर मॉड्यूल तो उसमें नहीं होता, तो अगर इस टाइप की इक्वेशन हो लंबी चौड़ी, तो हम उसको बोर्डमैस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, राइट। तो जिसकी प्रायोरिटी पहले होती है हम उसको पहले सॉल्व करते हैं। इन द सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रायोरिटी बेस्ड कैलकुलेशन होती है। ठीक हो गया। सिस्टम में मतलब जब भी सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिकल जो यूनिट है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो प्रेसिडेंस की बेस के ऊपर करता है। कैसे कि पहले पैरेंथेसिस वाली जो वैल्यू है वो सॉर्ट आउट होगी, वो हल होगी, उसके बाद यूनरी वैल्यूज़ वो, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, फिर ये सॉल्व होते हैं। देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, एंड एट द एंड आपके पास होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू को असाइन किया जाता है, लास्ट के ऊपर ये काम होता है। ठीक हो गया। इनपुट आउटपुट किस तरीके से काम करते हैं जावा में। अब हमारे पास जो उसका एक्चुअल सेक्शन है ना वो स्टार्ट हो गया। शुक्र है कुछ कॉन्सेप्ट्स थे इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए करने पड़े। तो यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, तब तो हमने कहा कि हम लोग ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, राइट। हेलो जावा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमने एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा विद हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक हो गया। हमने ये भी बात कर ली कि दो तरह के मेथड हैं, प्रिंट है और एक प्रिंट लाइन है। प्रिंट लाइन एक न्यू लाइन को प्रिंट करता है, और जो प्रिंट है वो बिना लाइन के प्रिंट करता है आपकी कोई भी स्टेटमेंट। अब यूज़र से लेट से आपने कोई इनपुट लेना है, तो फिर आप किस तरीके से लेंगे। वी विल यूज़ अ स्कैनर क्लास। ठीक है, स्कैनर क्लास यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है, और इसके लिए सबसे पहले हमें उस क्लास को अगर यूज़ करना है, उसके मेथड्स को यूज़ करना है, तो पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। Here we will use import java dot util java dot util dot scanner। तो इस क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ अ स्कैनर मेथड। सो इस क्लास को यूज़ करने के लिए अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें व्यू का, लेकिन डेफिनेटली उधर डिटेल करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी बिल्ड हो जाएगी। वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज़ अ क्लास, तो क्लास को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कि जो एट्रीब्यूट्स हैं एक्चुअल में उसके मेथड वो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उनको यूज़ करने के लिए आपको पहले क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जो स्कैनर क्लास है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। आप कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम लिख सकते हो, SRPT कुछ भी, तो मैंने ऐसा लिखा। और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरीके से होगा, विद हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। व्हेन यू यूज़ अ न्यू कीवर्ड तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। सो हियर आई विल बी राइटिंग स्कैनर, और यहाँ पे हमें बताना है कि हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। हम लोग इनपुट लेने वाले हैं। सो हियर आई विल बी गोइंग टू राइट
सिस्टम डॉट इन, मतलब कि हमने इनपुट लेना है यूज़र से। वंस यू आर डन विद इट, तो अब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी मेथड इजीली एक्सेस कर सकते हैं स्कैनर क्लास का। लेट्स से कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है नेम का, राइट, इक्वल्स टू, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए मैं अब क्या कर सकती हूँ, एस सी डॉट एस आर डॉट नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे दो तरह के फंक्शन हैं, मेथड हैं, तो सॉरी, एक नेक्स्ट का है और एक नेक्स्ट लाइन का है। अगर आप नेक्स्ट का मेथड यूज़ करते हो तो वो यूज़र से इनपुट लेगा, बट सिंपल पहला वर्ड और स्पेस के बाद कोई भी वो इनपुट नहीं लेगा। बट इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ नेक्स्ट लाइन, तो ये आपसे पूरा वर्ड लेगा एज एन इनपुट विद वाइट स्पेसेस। बिल्कुल ये ऐसे काम करता है जैसे गेट लाइन C++ में काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। एंड हेयर यू विल पुट स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक मेथड यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू टेक इनपुट फ्रॉम अ यूज़र। नाउ हेयर यू कैन सिंपली प्रिंट आउट योर नेम, स्ट्रिंग टाइप का अगर डेटा है तो हम नेक्स्ट लाइन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इंटीजर टाइप का डेटा हो तो फिर नेक्स्ट इंट नाम का फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग। और इससे पहले हमें यूज़र को कमांड देनी पड़ेगी, कोई ना कोई मैसेज लाइक एंटर योर नेम, एंटर योर एज। अब यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब इसको रन करते हैं। Here is enter your name, so I'm going to write here Raz Cafe, enter your age, that is 23, and now name आ रहा है Raz Cafe और age 23, so it means कि इसने white spaces भी अंदर एक्सेप्ट कर लिए हैं। सो इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं विद हेल्प ऑफ अ स्कैनर क्लास। ठीक है, स्कैनर क्लास या कोई भी क्लास आपने यूज़ करनी है तो पहले आपको उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हो, और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। इनपुट लेने के लिए यूज़ करना है, देयरफॉर यू विल बी यूजिंग सिस्टम डॉट इन। वंस यू आर डन विद इट, तो इसमें मल्टीपल आपके पास मेथड अवेलेबल है। लाइक स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट लाइन अवेलेबल है, विद स्पेसेस इनपुट लेना है देन यूज़ नेक्स्ट लाइन, विदाउट स्पेसेस एक ही वर्ड इनपुट लेना है देन यूज़ नेक्स्ट मेथड, अगर इंटीजर का इनपुट लेना है देन यूज़ नेक्स्ट इंट। इन द सेम वे आपके पास फ्लोट, कैरेक्टर्स, इन सब के भी इनपुट लेने के लिए अलग अलग मेथड अवेलेबल है, सो यू कैन ट्राई एवरी सिंगल थिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कंट्रोल स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं।
कंट्रोल्स स्टेटमेंट्स। अभी तक हमने ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली इसी को हम कमेंट कहते हैं। कमेंट क्या होता है, एक ऐसा कोड होता है जो आप अपने कोड में रखना चाहते हो एज अ नोट, ताकि बाद में लेट्स से आप कुछ अर्से बाद अपना ही कोड खोलो और आपको समझ नहीं आ रही हो, तो वो जो छोटे छोटे नोट्स हैं दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोग्राम कर क्या रहा है। और ये एज अ नोट, एज अ चीट शीट आप अपने कोड में रखते हो ताकि बाद में आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर इसको इग्नोर करता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। अब कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली जावा में 3 तरह की होती हैं। एक आपके पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जिस तरीके से इफ एल्स हो गया। आपके पास लूपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स। जंप स्टेटमेंट्स होती हैं। तो हम इसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे। लेट्स से आपने कोई काम करना है, you want to perform any kind of function on the base of condition, then you use conditional statements, like right। उसमें आप एक कंडीशन देते हो। लेट्स से कि मैंने कहा इफ़, पहले वाले के एक वेरिएबल बना लेते हैं ताकि चीज़ मैनेजेबल रहे। लेट्स से कि मैंने एज नाम का वेरिएबल बनाया, दैट इज़ 23। उसमें मैंने हार्ड कोड कर दी वैल्यू। यूज़र से भी ले सकते थे और फ्लेक्सिबल बना सकते थे, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस वे। मैंने कहा कि इफ़ द एज इज़ ग्रेटर दैन 40, अगर जो एज है वो 40 से बड़ी हो, तो जो मेरे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना वो एग्जीक्यूट करे। ठीक हो गया। ये उसकी बॉडी है जो कि इससे एसोसिएटेड है। तो मैंने कहा वो प्रिंट करे यूज़र इज़ अबव 40। बट अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे और उसमें आए दैट यूज़र इज़ बिलो 40। लेट्स हैव अ चेक। जावा मेन जावा डॉट 5 यहाँ पर वेयर इज एरर, एक्स्ट्रा ब्रैकेट थी। चलिए जी, थोड़ा इसको सॉर्ट आउट कर लें। नाउ दैट्स इट। हमने कहा कि अगर हमारे पास एज है वो 40 से बड़ी हो तो हमने प्रिंट करवाना है यूज़र इज़ अबव 40, और अगर एज उससे कम है तो हमने प्रिंट करवाना है यूज़र इज़ बिलो 40। तो एज 23 थी तो डेफिनेटली वो 40 से कम है, तो हमारा प्रिंट हुआ यूज़र इज़ बिलो 40। लेट्स से कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हों, ठीक है, तो फिर हम इफ़ एल्स की जो लैडर है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर एल्स इफ़ मल्टीपल कंडीशंस लेट से आपने चेक करनी हो, तो मैं कहती हूँ कि एल्स इफ द एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट करवा दो यूज़र इज परफेक्ट फॉर पोस्ट, ठीक है। यानी यूज़र की एज एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है। चलिए इक्वल्स टू लगा देते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए एग्जीक्यूट होगा यूज़र इज़ बिलो 40, ठीक है। बट मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, मैं इसको 40 ही कर रही हूँ, तो अभी के लिए प्रिंट होगा यूज़र इज़ परफेक्ट फॉर द पोस्ट। तो हमारे पास आ रहा है यूज़र इज़ परफेक्ट फॉर द पोस्ट। तो आपके पास अगर तो सिंपल एक ही कंडीशन के बिहाफ के ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अगर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है, लाइक आप ग्रेड किसी को देना चाहते हो, ग्रेड A B C D E F तक हैं, तब आप मल्टीपल कंडीशंस
इफ़ एल्स लैडर का यूज़ करते हुए लगा सकते हो। तो ये रही कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लूप्स। लूप्स हम दो तरह के ही स्टडी करेंगे, फॉर लूप एंड वाइल लूप। और लूप यूज़ कब होते हैं, जब हमने कोई काम रेपिटेटिवली करना है, कोई ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो बार बार हमने एग्जीक्यूट करवाना है, तब हम लूप का यूज़ कर लेते हैं। दो तरह के लूप होते हैं, एक हमारे पास होता है फॉर लूप, और इसके बाद द सेकेंड वन इज़ वाइल लूप। एक थर्ड भी होता है, दैट इज़ डू वाइल। अब बेसिकली जो फॉर लूप होता है ना, जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता हो, ये तब यूज़ हो रहा होता है। वाइल लूप तब यूज़ होता है जब हमें पर्टिकुलर कंडीशन के बिहाफ के ऊपर कोई एग्जीक्यूट करवाना हो कोड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसमें सबसे पहले जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करता है। डू का मतलब है कि जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करवा दो, और वाइल यानी बाद में उसकी जाके कंडीशन चेक करो। तो एक ऐसा लूप है जिसमें जो आपके पास आपने कोड ऑफ ब्लॉक लिखा है ना, वो एग्जैक्टली एक बार तो लाजमी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। सो हम लोग प्रेफर करते हैं फॉर लूप और वाइल लूप को। लेट्स से इनका सेंटेक्स एग्जैक्टली सेम है। आपने फॉर कीवर्ड यूज़ करना है, विद इन पैरेंथेसिस आपने इंडेक्स काउंटर देना है, कंडीशन देनी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो मेंशन करना है। सो हेयर आई एम गोइंग टू डिक्लेयर इंडेक्स काउंटर आई दैट इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन लेट्स से 5 एंड आई प्लस प्लस। अभी के लिए हम चीज़ों को बिल्कुल सिंपल वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने प्रिंट क्या करवाना है, इंडेक्स काउंटर ही प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 4 तक जो है वैल्यूज़ प्रिंट होकर आ गई हैं, ठीक है। अब वाइल लूप क्या करता है, मोबाइल बंद होने वाला है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वाइल लूप। तो पहले हम कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन की बेस के ऊपर चेक होगा कि जो आपके पास नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा या नहीं। ही आई गेस हमने इफ एल्स लैडर ये भी हो गया। स्विच स्टेटमेंट हम लोग नहीं करते, वी प्रेफर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट में हम लोग वाइल लूप पर थे। यहाँ पर बेसिकली वाइल लूप में क्या है ना कि आप लोग यहाँ पर कंडीशन को पास करते हो, लेकिन उससे पहले आपको इंडेक्स काउंटर बनाना पड़ता है। लेट्स से कि मेरा इंडेक्स काउंटर है आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि तब तक एग्जीक्यूट करे जब तक कि ये 5 के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। और नीचे मैंने कहा कि इसको प्रिंट करवा दो। अभी के लिए हमने बहुत सिंपल सब चीज़ों को लेकर चले हैं, कोई हमने जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कोई लॉजिकल प्रॉब्लम हमने नहीं सॉल्व की, क्योंकि हम लोग अभी रिवीजन कर रहे थे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की। अगर मैं उस तरफ जाती, कोई लॉजिकल प्रॉब्लम लेकर आती उसको सॉल्व करने के लिए, तो इससे ज़्यादा टाइम लगना था। ऑलरेडी 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बट वी विल डेफिनेटली डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ इन। अभी यहाँ पर ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है, सो इन दैट केस हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट मिसिंग था, सो वी विल रन इट अगेन।
इनफाइनाइट लूप चल रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स काउंटर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही थी और ये इनफाइनाइट चलता रहता। नाउ लेट्स हैव अ लुक, देयर इज फ्रॉम 0 to 5, ये इसका आउटपुट मिला। सो ऑन द बेस ऑफ दिस कंडीशन पहले आप उसका इंडेक्स काउंटर उसको इनिशियलाइज करते हो, देन यू गिव अ कंडीशन वाइल, और फिर उस कंडीशन की बेस के ऊपर अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये पार्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगी। फिर इंडेक्स काउंटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा एंड देन यू विल हैव एन आउटपुट। अगर लेट्स सपोज आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं लगाते तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कभी भी फॉल्स नहीं होगी, वो ट्रू रहेगी। सो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो आप लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे इसके अंदर मैं अगर इफ़ की कंडीशन लगाऊं, इफ़ द आई इज़ इक्वल टू 3, यानी अगर आई 3 हो जाता है तो फिर हमने क्या कर देना, हमने ब्रेक लगा देनी। डू वाइल लूप, इसको हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम ऑन इट। इनफाइनाइट लूप का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि अगर हमने उसको स्टॉप करना है तो फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ नेस्टेड लूप होता है, यानी एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूपिंग। इन चीज़ों की ऑलरेडी हम लोग C++ में काफ़ी डिटेल देख चुके हैं। जंप स्टेटमेंट ये वैसे ऐसा यूज़ नहीं होती, तो खैर एक बार देख लेते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का आप लोगों को मैं बता रही थी। कि लेट्स से आपने एक इंडेक्स काउंटर बनाया, आपने वाइल की कंडीशन लगाई, पर आप अब चाहते हो कि मैं ना सिर्फ जब इंडेक्स काउंटर 3 के ऊपर पहुँचे तो ये प्रिंट करना बंद कर दे। तब उस सिचुएशन में जब आप पूरा लूप नहीं चलाना चाहते, बस आप एक पार्टिकुलर कंडीशन तक उसको चलाना चाहते हो, तब आप उसमें ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। अब होगा क्या कि आपके पास ये पहले 0 पे भी एग्जीक्यूट करेगा, 1 के ऊपर भी, 2 के ऊपर भी, लेकिन जब आई 3 हो जाएगा तब ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये इस जो ब्लॉक ऑफ कोड है इससे बाहर आ जाएगा। सो इन दिस कंडीशन वी यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट। जब हम लूप को पूरा नहीं चलाना चाह रहे होते तब एक आपके पास कॉन्टिन्यू कीवर्ड होता है। इसका क्या मतलब होता है कि एक जो पार्टिकुलर कंडीशन है उसको स्किप कर दिया जाए। इसी के ऊपर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि लेट से हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया, अगर इसी को मैं कर देती हूँ कंटिन्यू, तो इसका क्या मतलब है कि जब ये i इक्वल्स टू 3 के ऊपर आएगा तो ये इस जो आइट्रेशन है इसको स्किप कर देगा। तो आइट्रेशन में क्या क्या आएगी वैल्यू, 0 1 2 3 को ये स्किप करेगा, फिर 4 एंड 5 आएगी कुछ इस तरीके से, 0 1 2। अच्छा, इसने आगे वाली भी प्रिंट नहीं की। लेट्स हैव अ चेक। यहाँ पे इसको सिंपल, ओके, वी यूज़ इट इन अ फॉर लूप, हम इसे फॉर लूप में यूज़ करते हैं।
अगर वाइल लूप में यूज़ करें तो फिर तो वो उससे अगले जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सबको ही स्किप कर देगा। तो अभी इसको अगर हम देखें, इन द केस ऑफ वाइल लूप हम कॉन्टिन्यू को अगर यूज़ करते हैं तो फिर ये क्या करेगा, ये आई इक्वल्स टू जब 3 होगा तो इसके बाद जितनी भी उसकी आइट्रेशंस हैं उन सबको वो स्किप कर देगा। बट अगर फॉर लूप में इसको देखा जाए तो ये सिंपल एक ही आइट्रेशन को स्किप करेगा जब वो कंडीशन मीट हो रही होगी। इट मीन्स कि जब ये 3 के इक्वल होगा तब ये उस कंडीशन को स्किप कर देगा, तो 0 1 2 और 3 वाली जो है कंडीशन वो स्किप हुई है, 4 एंड 5 ये प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ कॉन्टिन्यू इन फॉर लूप। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमने कर ली, लूपिंग स्टेटमेंट वो भी हमने डिटेल में कर ली, कुछ जंप स्टेटमेंट्स थी जिस तरीके से ब्रेक, कॉन्टिन्यू, ये भी हमने देख ली। रिटर्न ये ऑलरेडी हमें पता है कि फंक्शन में यूज़ होता है कि लेट्स से इफ द आपके पास कोई वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो फिर हम उसके साथ उसकी रिटर्न टाइप भी लिखते हैं, राइट। सो ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है। एरेज जावा में क्या होता है, बेसिकली एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, यानी आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन बनाते हैं जिनका डेटा टाइप एक ही तरह का होता है। सो इसको हम आरे के आरे होते हैं और इसमें जो मेमोरी एलोकेशन होती है ना वो कॉन्टीजियस होती है, मींस कॉन्टीन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो रही होती है हर एलिमेंट को। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल प्रोग्रामिंग। इसमें आप डेटा टाइप दो तरीके से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो, या तो आप डेटा टाइप के साथ उसका जो साइज़ ब्रैकेट्स हैं वो डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर एरे का नेम, या फिर आप डेटा टाइप लिखते हो फिर एरे के नेम के आगे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देते हो। दोनों जो है वो फॉलो कर सकते हैं हम लोग सिंटैक्स, बट वी प्रेफर कि हम डेटा टाइप के साथ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स डालें। सो हाउ डू वी डू इट, लेट्स से इंटीजर नाम का मैंने एक एरे बनाया and I'm going to store here roll numbers equals to, अभी यहाँ पर हमने जो उसका साइज़ है वो डिफ़ाइन नहीं किया है। नॉर्मली जो आपका कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बेस के ऊपर खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है। वैसे हम मैनुअली भी इसमें लिख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर फॉर लूप चला रही हूँ। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, कोई भी इंडेक्स काउंटर हम बना सकते हैं, but as we are actual of I, so I'm going to use it. Int I is equal to 0 and I is less than roll number dot length। इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली जो है वो जो इंटरप्रेटर है वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि इसकी लेंथ कितनी है और वो तब तक एग्जीक्यूट उसको करवाता रहेगा। एंड आई प्लस प्लस
and here we will print the roll numbers. Roll number at index I. Extra bracket. So there is roll number 12, 34, 56 and 77. ये एरे को इनिशियलाइज किस तरीके से करना, उसमें एलिमेंट स्टोर करना, उसकी साइजिंग किस तरीके से इंडेक्स के थ्रू उसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। असल में अब मेरी बिल्कुल बैटरी डेड हो चुकी है, क्योंकि सेशन हमने कहा था कि 9:30 पे स्टार्ट करेंगे, बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज़ 11 बजे स्टार्ट किया। और ऑलरेडी ये वो चीज़ें हैं जो हमने बहुत डिटेल में पहले की हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर मुझे और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को आइडिया मिल जाए, सो यू आर कैपेबल इनफ टू कवर ऑल दैट स्टफ। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। नॉर्मल वैसे स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है C++ में, बट जावा में ये हमारे पास एक क्लास कंसीडर की जाती है और इस क्लास के मल्टीपल मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स यहाँ पर हैं अवेलेबल, इनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेंथ के थ्रू हमें पता चल जाता है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी एक्सेस कर सकते हैं। हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हम लोअर केस को अपर और अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं। लेट्स चेक आउट हाउ वी डू इट। लेट्स से कि मैंने एक नेम लिखा, अब मैं इसके ऊपर डॉट लेंथ का फंक्शन अप्लाई कर सकती हूँ और ये मुझे अब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर देगा। अब जो इसमें स्पेसेस है ना, वो भी एज अ कैरेक्टर ही काउंट होती हैं। नेम डॉट कैरेक्टर ऐड का फंक्शन हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी इंडेक्स पास करेंगे उसके ऊपर जो कैरेक्टर होगा ये वो हमें प्रिंट करके दे देगा। इन द सेम वे यहाँ पे मैं ऐसे टू अपर केस टू लोअर केस भी कर सकती हूँ। डॉट टू लोअर केस, लेट्स से अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 16 इसमें कैरेक्टर हैं। इंडेक्स नंबर 8 पर हमारे पास A अवेलेबल है, और अगर मैं इसको लोअर केस में किया तो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। तो ये सारे जो मेथड हैं ये स्ट्रिंग क्लास के हैं जो हमने इसके ऊपर यूज़ किए हैं। उसके बाद कमेंट्स जावा में क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट्स, इनके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये क्या होते हैं, ऐसी लाइंस होती हैं जो कंपाइलर या फिर जो इंटरप्रेटर होता है वो इग्नोर करता है, राइट। और हम अपने कोड में एज अ नोट्स सेव रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कोड है वो एक्चुअल में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मल्टी लाइन सिंगल लाइन कमेंट जो है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट में आपके पास फॉरवर्ड स्लैश, स्टैरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश से उसे क्लोज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जावा में मेमोरी के जो कॉन्सेप्ट था स्टैक एंड हीप, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेमिंग कन्वेंशन किस तरीके से है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वेरिएबल हो, फंक्शन हो। इनके नेम कैमल केसिंग हम लोग प्रेफर करते हैं। कैमल केसिंग क्या है ये C++ में डिटेल में हो चुका है। ये सारा का सारा डन है। कमांड लाइन आर्गुमेंट इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जब आप लोग जावा प्रोग्राम के स्टार्ट के ऊपर ये जो स्ट्रिंग आरजेस हैं, बेसिकली यही आरजे स्टैंड फॉर बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स। ये वही कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है जो हमने यहाँ पर पास किए हुए हैं। अभी क्या होते हैं इन डेप्थ, इनकी डिटेल नहीं मैंने कवर करवाई, डेफिनेटली अभी रिक्वायर्ड नहीं है, सो इट इज़ यूजलेस टू डील विद इट। रैपर क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं,
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड कर लें, देन वी आर जस्ट गोइंग टू वाइंड अप इट। रैपर क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं कि जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं ना, अगर हम उनकी क्लासेस बनाना चाहें और फिर उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहें, तब हम रैपर क्लासेस का यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू अ क्लास, तो वो जो क्लास बनेगी एज अ रिज़ल्ट वो हमारे पास रैपर क्लास होगी और उसके ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये इंटीजर है तो इसकी रैपर क्लास भी इंटीजर होगी बट स्टार्टिंग विद कैपिटल आई। ये डबल है डेटा टाइप और इसकी जो रैपर क्लास है वो कैपिटल डी डबल से स्टार्ट हो रही है। बुलियन एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और उसकी क्लास कैपिटल बी बुलियन से स्टार्ट हो रही है। सो ये सारी डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनकी रैपर क्लासेस हम बनाते हैं। और ये बेसिकली हम लोग क्यों बना रहे होते हैं, ये सिंपल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने के लिए। फर्दर ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है, अनबॉक्सिंग क्या होती है। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो ये ऑटो बॉक्सिंग होती है। और अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं तो ये अनबॉक्सिंग होती है। ठीक है, एक अगर रैपर क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑटो बॉक्सिंग हुआ। अगर उस रैपर क्लास को हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप में दोबारा वापस जाकर स्टोर कर दिया तो इसको अनबॉक्सिंग कहते हैं। बस इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी था। कुछ एरर्स होते हैं। एरर्स क्या होते हैं कि जब आप कोई कोड लिख रहे होते हो ना तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको मिस्टेक नहीं, उसको एरर कहते हैं। तो मल्टीपल एरर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है सिंटैक्स एरर, आपने उसका जो पर्टिकुलर ग्रामर है, जो पर्टिकुलर रूल है उसको वायलेट किया है, उसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला, करली ब्रैकेट्स नहीं डाली, पैरेंथेसिस नहीं डाले, तो वो सिंटैक्स एरर है। ठीक है, और उससे आपका जो कोड है वो रन नहीं करता। रन टाइम एरर क्या होता है कि लेट्स से कि अगर कोई अनडिफाइंड बिहेवियर आ गया, 0/0 की फॉर्म आ गई, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो आपके पास रन टाइम एरर होता है। लॉजिकल एरर, आपका प्रोग्राम रन तो करता है लेकिन उसका आउटपुट ठीक नहीं आ रहा तो वो एक लॉजिकल एरर होगा। कंपाइल टाइम एरर का क्या मतलब होता है कि लेट्स से आपने कोई ऐसा वेरिएबल फंक्शन में मेथड में यूज़ किया जो कि डिक्लेयर नहीं है, तो ये कंपाइल टाइम एरर फिर आपको देता है कंपाइलर। ठीक हो गया। ओके जी, यहाँ पे जावा फंक्शन और जावा मेथड्स ये क्या होते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जो बेसिकली एक फंक्शन होता है उसी को हम मेथड कह रहे होते हैं इन जावा। ये चीज़ें हम ऑलरेडी वैसे C++ में कर चुके हैं, बस इसमें थोड़ी सी एडिशन हमें करनी पड़ेगी कि पहले हम उधर हम डायरेक्ट रिटर्न टाइप से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हमें एक एक्सेस मॉडिफायर लगाना पड़ता है। वो क्या होते हैं, जो स्कोप डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये प्राइवेट है, पब्लिक है, क्या है। उसके बाद हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम मेथड का नेम लिखते हैं और फिर पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर बेसिकली एक वेरिएबल्स होते हैं जो कि वैल्यू को होल्ड कर रहे होते हैं और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। सो लेट्स हैव अ लुक कि हम इसे किस तरीके से एक मेथड को बनाते हैं और उसको कॉल किस तरीके से करते हैं। हम लोग इधर ऊपर भी बना सकते हैं, राइट। Public void and name of function, greet, हेलो। ये मैंने एक फंक्शन बनाया, अब मैं इसको कॉल करूँगी।
there is error. What is the issue? Read. Yes, I am missing one thing here. This is static. Yes. स्टैटिक इसीलिए डालना ज़रूरी है क्योंकि हम उस मेथड को बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल कर रहे हैं। तो जब हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के उस मेथड को कॉल करना चाहते हैं तब हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, विच मीन्स डैट वी नॉट नीड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहे आप इस मेथड को इधर बनाकर और मेन जो मेथड है उसके अंदर कॉल करो, या फिर हम इसको यहाँ पर ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर अगर हम रन करें तो अगेन हमारे पास वही आउटपुट आएगा। सो यू कैन क्रिएट इट विदिन द मेन क्लास बिफोर द मेन मेथड। बस यही कुछ आपके पास जो फंक्शन होते हैं उसकी रिटर्न टाइप होती है, तो जिनकी रिटर्न टाइप होती है हम उसकी वैल्यू किसी अदर वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। अगर किसी की रिटर्न टाइप नहीं है, वो वॉइड है, तो हमें उसको डायरेक्ट प्रिंट करवाना पड़ता है। पैरामीटर बेसिकली वो वेरिएबल होते हैं जो हम फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पास कर रहे होते हैं, और आर्ग्यूमेंट बेसिकली वो एक्चुअल वैल्यूज होते हैं जो फंक्शन कॉल के टाइम जो है हम लोग पास करवा रहे होते हैं या प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट्स इट। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये दो बेसिक इंपॉर्टेंट सी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ जाएंगे। आई नो मैंने कुछ एनर्जेटिकली और ज़्यादा पोटेंशियल से नहीं डिलीवर किया, बट इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल डैट स्टफ। बहुत बेसिक चीज़ें थी, इंट्रो था, कुछ की टर्म्स थी जिसको हमने डिफ़ाइन किया, एंड दैट्स इट। आई नो इट वॉज़ नॉट इनफ प्रोडक्टिव, बट ये है कि कुछ बेसिक्स बिल्ड हो गई होंगी, एंड नाउ वी विल बी डूइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल द नेक्स्ट सेशन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। जो किया है उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करें, जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ की हैं उसको क्लियर करें। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू।